अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो व्लॉग है वो है डन बेस वीज़ा के ऊपर। डन बेस वीज़ा क्या होता है, इसकी क्या शराइत होती हैं, एजेंट आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाता है, किस तरह आपसे पैसे लेता है और किन शराइत की बेस पे ये आपको वीज़ा मिलता है और किन किन कंट्रीज़ का डन बेस वीज़ा आपको मिल सकता है। यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, ये सारी डिटेल्स जो है ना वो मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। पता नहीं ये सर्दी कब जान छोड़ेगी, सो बारिश भी हो गई है। तो चलते हैं व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो टाइमली आप सब तक पहुंच सके। जी, तो डन बेस वीज़ा क्या होता है? एक्चुअली डन बेस जो वीज़ा होता है ना, ये एक कमिटमेंट होती है आपकी और आपके एजेंट के दरमियान। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आप स्पेशली कर लें, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसमें जो एजेंट होते हैं ना, उन्होंने अपने जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगाई होती हैं। बड़े बड़े कंट्रीज़ के जो है ना वो फ्लैग लगाए होते हैं, उनकी टेबल के ऊपर फ्लैग सजे होते हैं, आपको नज़र आते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा कोई एजेंट है। ये सिर्फ होता है आपकी ब्रेन वाशिंग करने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए कि जी हमारे जो दफ्तर है ना वो मुख्तलिफ़ कंट्री के अंदर, कनाडा के अंदर हमारा दफ्तर है, हंगरी पोलैंड के अंदर हमारा दफ्तर है, यूके के अंदर हमारा दफ्तर है। इस तरह वो यूट्यूब के ऊपर से आप देख लें या इंटरनेट देख लें, सोशल मीडिया देख लें, वहाँ से मुख्तलिफ़ पिक्चर्स वगैरह ना मुख्तलिफ़ लड़कों की जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में खड़े हुए हैं सेल्फ़ी लेके, जिस तरह मैं भी बाहर निकलता हूँ तो अपने व्लॉग बनाता हूँ या सेल्फ़ी वगैरह लेता हूँ, सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से मेरी सेल्फ़ी निकाल के जनाब वो अपने ऑफ़िस में लगा लेते हैं और सिर्फ दोस्तों को बताते हैं कि जी ये भी हमारा लड़का था, इसने भी बताया, हमसे रिक्वेस्ट की थी कि जी मुझे डन बेस वीज़ा चाहिए। तो आज देखें ये यूके में बैठा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि मैं भी ये डन बेस वीज़ा का सताया हुआ हूं और आज देख लें आज मैं यूके में हूं। तो बात ये है कि ये कुछ शराइत होती हैं एजेंट की आपके साथ और कुछ कमिटमेंट्स होती हैं कि एजेंट आपको कहता है कि जी आप हमें पासपोर्ट दें और हम आपको डन बेस वीज़ा देंगे पोलैंड का, लेकिन आपको 70 लाख रुपए जो है ना वो हमें देने होंगे, 50 लाख देने होंगे, 40 लाख, जितना भी उसके वो कहता है ना, तो उतने मतलब ये कि उतने में डील हो जाती है। आप कहते हैं कि नहीं जी हम आपको पैसे कैसे दे रहे हैं, पहले हमें वीज़ा लगवाएं आप या हमें वर्क परमिट दें डन बेस वीज़े का, तो उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। वो कहता है ठीक है मैं आपको वर्क परमिट जो है ना वो दिलाता हूँ, वर्क परमिट आने के बाद आप आधे पैसे मुझे देंगे और आधे पैसे जो है ना वो आप पोलैंड पहुंच के देंगे या हंगरी पहुंच के देंगे या आप लैटविया पहुंच के देंगे या यूके पहुंच के देंगे या कनाडा पहुंच के देंगे। जिस तरह मैंने 5 लाख रुपए दिए थे और आज तक मुझे वो 5 लाख रुपए नहीं मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूके आ गया हूँ, अब लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बात मैं कर रहा था कि वो आपसे कुछ पैसे डिमांड करता है। जब आपकी फ़ाइल, वो कहता है कि हम आपकी फ़ाइल तैयार करेंगे, उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, वो भी हम अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे, आपको हम अपना एम्प्लॉय शो करेंगे कि जी आप हमारी ब्रांच जो यूके के अंदर है ना उसमें काम करते हैं। उसके लिए हमें कुछ लोग रिक्वायर्ड थे, कुछ वर्कर्स की ज़रूरत थी हमें, तो ये हमने इंटरव्यू वगैरह किए हैं, तो ये बंदा जो है ना हमारे जो है ना वो क्राइटेरिया उसके ऊपर पूरा उतरा है। तो अब इसको हम जॉब देने जा रहे हैं, इसको हम वर्क परमिट देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको वीज़ा दें। ये एम्बेसी के लिए वो कहते हैं कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, इस तरह वो आपको घेरते हैं। अब आप बहुत मासूम होते हैं, बड़े ख्वाब देखे होते हैं, आपके रिलेटिव्स वगैरह, दोस्त वगैरह, उनकी सेल्फियाँ वगैरह, उनके आप देखें व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, जनाब यूके फिर रहे हैं या कोई कनाडा या अमेरिका फिर रहा है, तो वो कहते हैं, आप भी कहते हैं कि जी मैं भी जाता हूँ, मैं तो नहीं रुकता यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं कि फिर आप एजेंट कहता है कि जी आपकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में आपके 5 से 6 लाख रुपए आएंगे जो आपने हमें पहले देने हैं। बाकी जो 20 लाख हैं या 25 लाख रुपए हैं, ये जब आपका वर्क परमिट लग जाएगा तो तब आपने देने हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया, सपोज कि आपसे उसने डील की है 70 लाख की, वो कहेगा कि 5 लाख तो अभी मेरे टेबल पे रखो ताकि मैं आपके डॉक्यूमेंट स्टार्ट करूँ। अब आपने 5 लाख रुपए उसको दे दिए। अब क्या किया उसने, एक दो हफ्तों के बाद वो आपको कहेगा कि जी मुझे जो है ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद वो कहेगा कि जी मुझे आपका फैमिली सर्टिफिकेट चाहिए, आप अपनी वाइफ को भी मतलब ये के साथ ले जा सकते हैं, तो बच्चों का जो फैमिली सर्टिफिकेट है वो भी हमें दें। वो
जो है ना वो यूके वाले मांग रहे हैं या पोलैंड वाले मांग रहे हैं, जिधर से आपकी और उसकी कमिटमेंट हुई है कि आपने जाना है। तो जी पोलैंड वाले मांग रहे हैं कि जी इसने अपनी फैमिली साथ लेके आनी है, तो उसका भी ये हमें सर्टिफिकेट दें। तो ये सारे सर्टिफिकेट वो आपसे 15-15 दिन 20-20 दिन की वक्फे से डिमांड करते रहते हैं, और आप भी सुकून मुतमिन होते हैं कि जनाब मेरा प्रोसेस चल रहा है, मेरा प्रोसेस चल रहा है और मैं पहुंच जाऊंगा पोलैंड। अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको डॉक्यूमेंट्स देते रहते हैं, वो आपको कन्विंस करता रहता है जी आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज इस तरह हो गया। तो जी उसके बाद वो आपको कहता है कि जी आपका वर्क परमिट फ़लानी डेट को आ जाएगा। आप अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, आप शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं कि जी मेरा वर्क परमिट आ रहा है, तो मैं तो पोलैंड गया। अब जनाब क्या है कि जी आपका वो 2 मंथ या 3 मंथ के बाद जनाब वो वर्क परमिट, एक फेक किस्म का वर्क परमिट वो आपको देता है। जी देखें इस वर्क परमिट के ऊपर स्टैंप भी लगी हुई है, इस वर्क परमिट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट भी सारा मेंशन है, आपने कितने घंटे काम करने हैं, आपको जो है ना फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाएगी, आपको फ्री खाना होगा, आपको फ्री जो है ना रिहाइश दी जाएगी, और आपके 12 लाख रुपए, 14 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपको जी आपकी तनख्वाह होगी पर महीना पाकिस्तानी। तो बड़ा बंदा एक ना इमेजिनेशन में चला जाता है, ऐसे ख्वाब देखने लग जाता है कि जी मैं तो अब लग्जरी लाइफ गुजारूंगा, 8 लाख रुपया 10 लाख रुपया हर महीने मैं जब कमाऊंगा तो मैं तो एक साल के अंदर 1.25 करोड़ रुपया कमा लूँगा, और मैं 5 साल के अंदर मैं 5.5 7 8 करोड़ रुपया बना के मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा, लग्जरी होटल बनाऊँगा, यहाँ पर गाड़ियों का शोरूम बनाऊँगा। तो बड़े ख्वाब देखने बंदा शुरू कर देता है। अब जी 3 या 4 मंथ के बाद आपका जो एजेंट होता है एक फेक किस्म का आपको वर्क परमिट दे देता है, कहता है कि जनाब जी आपका वर्क परमिट आ गया है, अब आप बकिया 20 लाख रुपया जो हमारी आपसे डील हुई थी वो डिपॉजिट करवाएं। आप डिपॉजिट करवा देते हैं जनाब 20 लाख रुपया या 25 लाख रुपया। डिपॉजिट करवाने के बाद वो कहता है कि जी अब हमने आपका करना है वीज़ा अप्लाई, एम्बेसी फ़ीस वो देनी है आपने, या अगर आपको वो कहता है कि जी एम्बेसी फ़ीस ही हम पे करते हैं, तो आपकी बेस पे वो एम्बेसी फ़ीस पे कर देता है, जो नॉर्मल कितनी होती है मैक्सिमम $140 होगी या $150 होगी या 80, अगर यूरोपियन कंट्री में जा रही है तो 70 से 80 यूरो जो होगी, जो पाकिस्तानी आप कह रहे हैं 15 से 20 हज़ार रुपये बनती है। तो जी मैंने आपके ऊपर एहसान करके एम्बेसी की फ़ीस भी आपकी पे कर दी है। अब सब कुछ आपका उसने पे कर दिया है, एक फ़ाइल बन गई है जिसमें उसने अपनी कोई कंपनी रजिस्टर कराई होती है, यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाई होगी उसने, या आप कर लें कि कनाडा के अंदर उसने कोई कंपनी रजिस्टर करवाई होगी, जो ऑनलाइन आपके पासपोर्ट के ऊपर ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। आप घर बैठे हुए आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 पाउंड या 80 पाउंड या 100 पाउंड यूरो या दूसरा कैनेडियन डॉलर या अमेरिकन US डॉलर की वो कंपनी खुल जाती है। वो आपको शो कर देता है कि जी हमारी ये कंपनी है, इसका ये बैंक स्टेटमेंट है, वो एक जेली सी बैंक स्टेटमेंट बना के आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ डिस्पैच कर देता है। साथ में आपका जेली जो है ना वो जो वर्क वीज़ा होता है, वर्क परमिट, वो साथ डिस्पैच कर देता है। साथ में आपका जो शनाख्ती कार्ड की कापियाँ कोई 5-7 लगी हुई हैं, साथ में 4-5 कापियाँ आपके नादरा जो है फैमिली सर्टिफिकेट FRC की कापियाँ लगी हुई हैं, साथ में आपके जनाब जी कुछ सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, आपकी डिग्रीज़ के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। तो इतनी मोटी फ़ाइल बना के वो टेबल पर रख के बैठा होता है आपका इंतज़ार करने के लिए कि जी जनाब जब आएंगे तो जनाब को हम बादशाह बना के या जिस तरह बड़ा प्रोटोकॉल के साथ हम इसको जनाब एम्बेसी में लेके जाएंगे। अब आपकी वो सारी फ़ाइल जो रद्दी का एक आप कह रहे हैं कि बड़ी रद्दी होती है, वो जनाब लेके आप बड़े खरामे जा रहे हैं जी एम्बेसी में, आज आपका इंटरव्यू है, वहाँ पे जाकर अपनी फ़ीस अपनी जो है ना फ़ाइल जमा करवाते होते हैं। वो आपसे कुछ चंद एक सवाल पूछ के वो कहता है कि ठीक है जी आपका जो वीज़ा है ना वो 15 दिन में 20 दिन में लग के आ जाएगा, या अगर वीज़ा नहीं लगेगा तो आपका पासपोर्ट हम वापस कर देंगे। अब आप वापस आ जाते हैं, आके जनाब अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। जी हम लोग तो जा रहे हैं पोलैंड, हम तो कनाडा जा रहे हैं, हम तो जनाब हंगरी जा रहे हैं या लैटविया जा रहे हैं या यूके जा रहे हैं हम। अब जिस तरह उसने आपको घेरा होता है ना, इसी तरह उसने कुछ 40-50 और लोगों को भी घेरा होता है, और हर किसी से उसने पहले 4-5 लाख रुपए लिए होंगे, फिर उसके बाद फेक सारे डॉक्यूमेंट्स बना के हर चीज़ बना के उसने जो है ना 20-25 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाले होंगे। अब क्या होता है 40-50 लोगों से भी अगर मैं कर लूँ कि उसने 10-10 लाख भी लिए हैं, तो उसने तो मैं कहता हूँ कि 15-20 करोड़ रुपया तो एक साइड पर कर लिया है, आसानी से कर लिया है। वहाँ पे बैठे बैठे अपने दफ्तर में सिर्फ उसको
पुलिस दफ्तर को करके ना तस्वीरें वगैरह ला के वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर अमेरिका की लगी होगी और वहाँ पे पेरिस की एफिल टावर की तस्वीर लगी होगी, और खैर अगर आप यूके में हैं तो यहाँ पे लंदन आई की तस्वीर लगी होगी या वेस्टमिंस्टर की तस्वीरें लगी होंगी उसकी वहाँ पे। तो जनाब आप बड़े मुतमिन होंगे। जनाब मैं तो गया, अभी कनाडा गया, मैं तो यूके गया। अब 15 दिन के बाद क्या होता है, 20 दिन के बाद आप जाते हैं पासपोर्ट कलेक्ट करने, आपको ईमेल आती है कि जनाब आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। आप जनाब इस्लामाबाद जाते हैं या कराची जाते हैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने, और वहाँ पे लगी होती है मोहर रिजेक्शन की कि जी आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया है। अब 40-50 बंदे जो होते हैं ना, उनसे उन्होंने पैसे लिए होते हैं, उनमें से 2-3 के वीज़े लग भी जाते हैं, और 2-3 के वीज़े उनके लगते हैं जिनके पास उनकी बहुत बड़ी सिफारिशें होती हैं, और वो वीज़े उनके लगाते हैं केयर वर्कर वीज़े, वो भी यूके के। यहाँ पे बहुत से मेरे दोस्त हैं जो केयर वर्कर वीज़े पे आए हुए हैं। पता नहीं मुझे कि वो पैसे दे के आए या नहीं दे के आए जी, लेकिन जितनी मेरी रिसर्च है, जितना मैंने फाइंड किया है, मैंने सोशल मीडिया से देखा है, और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जो है ना वो आप कर लें कि न्यूज़ वगैरह देखी हैं, तो ये मेरी अपनी फाइंडिंग है, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो 1.25 करोड़ रुपए में, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए में वो केयर वर्क का वीज़ा परचेज़ करके जनाब वो लोग इधर आते होते हैं। अब उनमें से जो 3-4 का वीज़ा लगता होता है ना, वो लगता होता है केयर वर्क का वीज़ा। अब वो लोग 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए लगा के इधर यूके आ जाते हैं। अब यूके आके जो आपको जी, आप कहते हैं जनाब मेरा तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो वो आपको जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि जी देखें ये हमारे आपके साथ ही लोगों ने अप्लाई किया था, हमारा काम था आपको वर्क परमिट देना, हमारा काम था आपको बैंक स्टेटमेंट देना, हमारा काम था आपको मुकम्मल जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो सारे डेंटिंग पेंटिंग करके देना। अब ये एम्बेसी का डिसीजन है, या जो आपने इंटरव्यू दिया है उसमें आपने पता नहीं क्या ब्लेंडर मारे हैं, तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन देखें हमारे ये 4 बंदे जो है ना ये यूके जा रहे हैं, तो इस तरह आपको कन्विंस करते हैं। आप कहते हैं जी मेरे पैसे, वो आपको कहते हैं ठीक है जी आपके हम पैसे वापस कर देंगे, लेकिन हमारा जो वर्क परमिट पे इतना खर्चा आया था, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पे इतना खर्चा आया था, जो हमने आपकी 2 मंथ की बैंक स्टेटमेंट के लिए आप अकाउंट में इतने पैसे रखे थे, उसका कुल मिला के 4-5 लाख रुपए बनता है, वो हम वापस नहीं करेंगे, बकिया हम लोग वापस करेंगे। अब क्या होता है कि बकिया वो पैसे किस्तों में आप 20-25 लाख रुपए जो आपने दिए होते हैं, इनमें से 5 लाख रुपए काट के बाकी 20 लाख रुपए किस्तों में 5 मंथ, 4 मंथ, 10 मंथ के अंदर वो आपको वापस करते हैं, और उन जो पैसों से वो अपना कोई साइड बिजनेस करते रहते हैं, और उनसे उस बिज़नेस से वो पता नहीं कितने लाख कमा चुके होते हैं। इस सारे प्रोसेस में आपके 3 से 4 मंथ ज़ाया भी हो जाते हैं। अब जो लोग जिनका वीज़ा लगा होता है, यहाँ के यूके का वीज़ा लगा हुआ है, वो लोग यहाँ पे केयर वर्क वीज़े पे आ गए हैं। अब जिस कंपनी ने उसको केयर वर्क का वीज़ा दिया हुआ है, वो कंपनी उनको 1 साल यहाँ पे रखती है, उनको काम शाम देती है, आगे पीछे जो भी है वो सारा काम देती है उनको, या वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आगे से कंपनी कहती है कि हमारे पास काम नहीं है, लेकिन आप वैलिड वीज़े पे आए हुए हैं, आपको 20 आवर्स 1 हफ्ते में अलाउ हैं, क्योंकि आपका वर्क परमिट है, आप इस वर्क के अलावा कोई दूसरा काम 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उस 20 घंटे में जब आप 1 हफ्ते में काम करते हैं तो 1 महीने में आपके 80 घंटे बनते हैं। तो 80 घंटों में आप मैक्सिमम कितना कमा लेते हैं? 900 पाउंड कमा लेते हैं। अब उस 900 पाउंड में जिस वर्क वीज़े पे आप आए होते हैं, उसकी जो टैक्स वगैरह है, ये सब चीज़ें आपकी पे में से कटता है। वो तकरीबन टैक्स उसका 600-700 यूरो होता है, पाउंड होता है। तो वो अगर वो टैक्स वो कट जाए, क्योंकि आपने यहाँ पे टैक्स भी देना है ना, वो टैक्स आपका कट गया है, क्योंकि जो उसका थ्रेशोल्ड होता है ना पे का, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा मिला होता है, उसका टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। जिन वीज़े पे हम आए इनके टैक्स कम होते हैं, तो वो टैक्स कट जाता है 600-700 यूरो या पाउंड, वो टैक्स कटता है। फिर उसके बाद 300-400 जो होता है ना आपकी रिहाइश का होता है। तो बेचारे बड़े परेशान फिर रहे होते हैं कि यार हम किस दलदल में आ गए हैं, हम 1.5 करोड़ रुपया भी लगा दिए, हमारे पास जॉब भी नहीं है और 20 घंटे सिर्फ जॉब मिलती है, तो हम किस तरह सर्वाइव करें। तो यहाँ पे आकर उनकी बुरी हालत होती है। 1 साल के बाद वही कंपनी जिसने आपको वीज़ा दिया होता है,
वो आपको जनाब जॉब से निकाल देती है। वो कहती है कि जी आपने फलानी जगह में ब्लंडर किया था, आपने उस जगह पे ब्लंडर किया था, आपकी ये गलती थी, आपकी ये कंप्लेन हुई, आपको ये किया वो किया। इस तरह आपको वो कहते हैं कि आपका हम वीज़ा कैंसिल करने जा रहे हैं, आपके पास 48 दिन है, या तो अपना वीज़ा स्विच ऑफ कर लो किसी और वीज़े में, या फिर अपने बिस्तर बांधो, बैग उठाओ और वापस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जाओ। अब वो बेचारे भागे फिरे होते हैं, आगे किसी की मिन्नतें करते फिर रहे हैं। अगर लकीली उन्होंने कोई इलीगल काम किया होता है या 20 घंटों से ज़्यादा काम किया होता है, कोई सेविंग की होती है, तो वो पैसे बचा के कोई नया वीज़ा परचेज़ कर लेते हैं और मज़ीद यहाँ पे रह लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ वो बेचारे डिपोर्ट होके वापस जा रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जो बेचारे रह गए हैं वहाँ पे, वापस रह गए हैं, उनको दोबारा फिर वो घेरते हैं, कि जनाब दोबारा फिर आप ट्राई करें, हो सकता है इस दफ़ा आपका वीज़ा लग जाए। दोबारा फिर उनसे 4-5 लाख रुपए इस तरह घेरते हैं। इस तरह वो अपनी दुकान जो है ना वो चमकाते रहते हैं, अपना बिजनेस सेट करते रहते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ये है डन बेस वीज़ा की कहानी। हाँ, गल्फ़ कंट्री के बारे में अब बताया जाए, जैसा कि आप कर लें कि कुवैत हो गया या दुबई हो गया, या आप कर लें मस्कत वगैरह जाना है, या आपने कतर जाना है, ओमान वगैरह में, तो वहाँ पे डन बेस वीज़ा जो होता है ना, वहाँ पे चल जाता है। 50% चांस होते हैं। वहाँ पे आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ रब्ता होता है कि जी हमें इतने मज़दूर चाहिए, तो आप हमें मज़दूर दें। आप कहते हैं कि ठीक है जी, हम आपको मज़दूर देते हैं, लेकिन आप भी कमीशन कमाएं, हम भी कमीशन कमाते हैं। अब क्या है कि जो वीज़ा आपको दुबई का या मस्कत का या ओमान वगैरह का आपको UAE का मुफ्त में मिलना होता है या 1-2 लाख में मिलना होता है, वही वीज़ा आप किसी एजेंट के ज़रिए 10 से 15 लाख रुपए में ले रहे होते हैं। अब 2 लाख रुपए उसका टोटल खर्चा होता है, बाकी जो 12 लाख 13 लाख रुपए है वो एजेंट की जेब में जाता है। तो ये थी सारी कहानी डन बेस वीज़ा की। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये आपका पासपोर्ट लेके आपको कहानियाँ सुना के ये सारी चीज़ें करते हैं। खुदारा मैं आपको बता रहा हूँ, एजेंटों के सबसे ज़्यादा जो बनते हैं ना, वो जो शिकार होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर जो अंडर मैट्रिक होते हैं, या जो दूसरे दोस्तों को देख के मतलब ये कि ख्वाब देखते हैं कि हम भी यूरोप जाते हैं। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो रिसर्च खुद नहीं करते हैं। और एजेंट ज़्यादा किन ममालिक को घेरते हैं, उनको पता है कि जी अगर इन्होंने थोड़ी सी भी रिसर्च कर ली ना, तो उनको पता चल जाएगा कि डन बेस वीज़ा ना जर्मनी का लग सकता है, ना कनाडा का लग सकता है, ना अमेरिका का लग सकता है, ना यूके का लग सकता है, ना आप कह लें जर्मनी का लग सकता है। ये क्या कहते हैं, अजीब जैसे मुल्क जो लेके आते हैं, लैटविया का जी डन बेस वीज़ा, पोलैंड का डन बेस वीज़ा, वहाँ पे गोरे हैं ये वो। तो जनाब आपको रोमानिया का डन बेस वीज़ा हम देंगे, ऑस्ट्रिया का देंगे, लैटविया का देंगे डन बेस वीज़ा। जनाब आएँ, आप हमारे पास आएँ, हम आपको 20 लाख में डन बेस वीज़ा देते हैं, हम आपको 40 लाख में देके हम आपको 10 लाख में देते हैं। कुछ लोग इतने कहते हैं 10 लाख में आप पोलैंड, आप लैटविया पहुँचे होंगे। फिर क्या होता है, आप पैसे फंसा के बैठे होते हैं। जनाब आप क्या करें, जनाब लैटविया की एम्बेसी जो है ना, वो उन्होंने वीज़े देने बंद कर दिए हैं जी। हम अब आपको ऑस्ट्रिया का वीज़ा देते हैं। ऑस्ट्रिया का जी, ऑस्ट्रिया में अब वेकेशन चल रही हैं जनाब जी, अब छुट्टियां चल रही हैं, क्रिसमस आ गया, क्रिसमस के बाद ईस्टर आ गया, ईस्टर के बाद फलानी चीज़ आ गई है, ये चीज़ आ गई है जनाब, एम्बेसी ऑस्ट्रिया में बंद कर दी। अब आपको हंगरी का वीज़ा देते हैं जनाब जी। हंगरी आप जाएँ वक्त काम करने के लिए, ख्वाब दिखाते हैं हंगरी में आप इतने लाख 8 लाख रुपए कमाएंगे, तो आप 20 लाख रुपए कमाएंगे। तो इस तरह आपको घुमाते रहते हैं। जो आपने पैसे दिए होते हैं ना, उनको वो अपने काम में यूटिलाइज करते रहते हैं, बिजनेस कमाते रहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वहाँ से मुनाफा लेके, सपोज के आपसे उन्होंने 20 लाख रुपए ले लिए, 20 लाख उन्होंने प्लॉट ले लिया। अब 5-6 मंथ आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, तो 6 मंथ के बाद उस प्लाट की वैल्यू 20 लाख से 30 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो 30 लाख में वो प्लाट सेल करेंगे, 20 लाख आपको वापस करेंगे, 10 लाख अपनी जेब में डालेंगे, ठीक है। जो बंदा 4 महीने में 10 लाख रुपया कमा ले पाकिस्तान में बैठा, उसको और क्या चाहिए। और वो सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे, उन्हें 20-40 और भी घेरे होंगे, जिससे उन्होंने इस तरह पैसे लेके प्लाटों में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वहाँ से अपने पैसे बना रहा होगा, कमाई कर रहा होगा और अपना मुस्तकबिल जो है ना सिक्योर कर रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और ये भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप किसी ऐसे एजेंट के चुंगल में, किसी ऐसे एजेंट के ट्रैप में आप नहीं आएंगे और ख़ुद रिसर्च करेंगे। मैंने बहुत से व्लॉग बनाए हुए हैं, जॉब सीकर वीज़ा के बारे में बनाए हुए हैं, उसके बाद वर्क परमिट किस तरह लेना है आपने, ये सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगा। अब वो मेरे व्लॉग देखें, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह आपने वीज़ा लेना है, किस तरह आपने अप्लाई करना है, और ख़ुद घर बैठ के आप वीज़ा ले सकते हैं। किसी एजेंट को फीसें देने की, उसके पीछे खज्जल ख़ार होने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है ना, जब वो बेचारे दोबारा फिर अप्लाई करने जाते हैं ना,
तो उनको पता चलता है कि जनाब यूके ने आपको फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे बैन कर दी है 5 साल के लिए, पोलैंड ने आपको 10 साल के लिए बैन कर दी है। तब आपकी आंखें खुलती हैं कि जनाब इन मुल्कों ने तो मुझे बैन किया हुआ है, मैंने फेक डॉक्यूमेंट साथ में लगाए थे। तो इस तरह फिर आप वो क्या कहते हैं, चिड़ियाँ चुग गई खेत, वो क्या कहावत है, जब छोटे होते थे तो अब पछताएं क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो फिर आप जो है ना वो पानी में मदानी मारते रहते हैं और कुछ निकलता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको बहुत जो है ना अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और डन बेस वीज़े से अवॉइड करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो टाइमली आप सब तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।